गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका पे। आज हम NCERT सीरीज़ में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 में बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश एक देश के रूप में बनता है, उसका निर्माण होता है भारत की सहायता से, और बाद के वर्षों में किस प्रकार से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार और साथ ही साथ जो वहाँ पे कुछ समय तक सैन्य तख्तापलट भी हुआ, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और वर्तमान के जो इशूज़ रहे हैं जिस वजह से वर्तमान समय में भी 2025 में बांग्लादेश में कुछ समस्याएं चल रही है, जैसे कि ये आज के अखबार का ही ये कटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने, अदालत ने शेख हसीना को, जो शेख हसीना वहाँ के पूर्व PM है, अभी भारत के शरण में है, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये आज के ही अखबार का है। तो हम देखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, देखते हैं नोट्स के बारे में। अभी नोट्स के साथ में हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ था। तो इन चीज़ों को जानने से पहले हमें बांग्लादेश के बारे में जानना होगा। आइए मैं सर्वप्रथम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश का जो है निर्माण होता है। आप ये देखिए कि 1947 में 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो बना था, तो पाकिस्तान उस समय पे दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो है पश्चिम पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश है वर्तमान समय का, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान था उस समय में दो भागों में बटा हुआ था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर रहा जिस वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो यहाँ के लोगों का, जो पूर्वी बांग्लादेश के लोग थे, इनके साथ में पश्चिम जो पाकिस्तान के लोग थे, इनके द्वारा किया जाने वाला राजनीतिक भेदभाव था। क्योंकि पाकिस्तान में वर्चस्व जो है यहाँ के लोगों का कायम था और यहाँ के लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे। इस वजह से वहाँ पे जन आंदोलन स्टार्ट होता है इन चीज़ों को लेकर के, और बाद के वर्षों में जाकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है। और बांग्लादेश के निर्माण में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा अपने देश का। आइए हम देखते हैं, नोट्स के माध्यम से समझते हैं इन चीज़ों को कि क्या घटनाक्रम कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम देखते हैं। बांग्लादेश 1947 से 71 तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और जब भारत में ब्रिटिश शासन थी उस समय यह जो भाग था, जो वर्तमान समय में अभी जो बांग्लादेश का हिस्सा है, वो बंगाल एवं असम का जो है भाग था। परंतु 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था, तो बंगाल एवं असम के कुछ हिस्से को मिला करके यह पूर्वी पाकिस्तान के भाग के रूप में जो है निर्मित हुआ था। जैसे मैंने आपको मैप के माध्यम से भी दिखाया कि पाकिस्तान उस समय दो भागों में बटा हुआ था। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के इस हिस्से में जो है पश्चिमी पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ कि जो पश्चिम यहाँ के जो लोग थे, पाकिस्तान के इस तरफ के लोग, ये सभी जो है, और इधर पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, इनके बीच में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय फासला भी है। इधर ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये इधर पाकिस्तान का हिस्सा। तो वहाँ पे जो है आंदोलनकारी की कुछ मांग थी, उनको भारत का समर्थन मिला और बांग्लादेश नामक जो है एक नए देश का उदय हुआ था। 1971 में इस देश के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान की तरह ही, जो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, जो जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया, चुनी हुई सरकार का निर्माण भी हुआ और साथ ही साथ कभी कभी सैन्य तख्तापलट भी वहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे कि 2025 में भी, वर्तमान समय में भी 2025 में जो कुछ घटना घटा, जो शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार चली आ रही थी, उनको विद्रोहियों की वजह से वहाँ सरकार गिर गया और उन्हें भारत में आकर के शरण लेना पड़ा। अब वर्तमान समय में शेख हसीना भारत में ही है और वहाँ पे मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो है वर्तमान में बांग्लादेश में सरकार चलाया जा रहा है।
तो आइए अब हम दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, और इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों और कैसे अलग हुआ। अगर इन चीज़ों को हम देखें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने का क्या कारण था, किन वजहों से जो पूर्वी पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे ये अपने आप को पश्चिम पाकिस्तान से अलग करने का मांग किया था। इसका जो मुख्य वजह था वो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा के लोग रहते थे और संस्कृति के लोग रहते थे। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, ये क्षेत्र जो है बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जो संस्कृति थी वो बंगाली संस्कृति थी और यहाँ पे बांग्ला भाषा बोले जाने वाले लोग रहते थे और यहाँ पे उर्दू बोले जाने वाले लोग रहते थे। कहाँ पे? तो पश्चिम पाकिस्तान में। तो इनके मध्य जो है सांस्कृतिक विविधता था। पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा उर्दू थोपा जा रहा था इनके ऊपर में, क्योंकि जो वहाँ पे सरकारी नौकरी थी, जो प्रशासनिक कार्य थे, ये सारी चीज़ें जो है उर्दू में किया जा रहा था और सरकारी नौकरी में भी जो उर्दू का ही वर्चस्व था। इस प्रकार से जो पश्चिम पाकिस्तान के लोग थे इनका सरकार के ऊपर में नियंत्रण था, आधिपत्य था। और इस वजह से अगर देखा जाए तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, ये अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे और दिन प्रतिदिन पश्चिम पाकिस्तान के लोग से ये निम्न स्तर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। इस क्षेत्र के लोगों को पाकिस्तान के प्रशासन एवं राजनीति में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सांस्कृतिक विविधता भी थी और इन लोगों ने वर्चस्व जमा करके रखा हुआ था। तो इस वजह से इनको जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है और प्रशासन में प्रतिनिधित्व जो है समान रूप से नहीं मिल पाया, जिस प्रकार से इन्हें मिला, पाकिस्तान के शासन में भागीदारी होने का मौका मिला। और साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र पश्चिम पाकिस्तान के भाग की तुलना में वंचित समझता था अपने आप को। क्यों? क्योंकि एक तो इनके ऊपर में ये उर्दू भाषा थोपा जा रहा था और इनकी जो संस्कृति थी वो बंगाली संस्कृति थी, इनकी लैंग्वेज भी अलग थी। और जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण थे वो राजनीतिक और प्रशासनिक जो प्रतिनिधित्व था इन लोगों का बहुत कम था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का। यही तीन जो मुख्य वजह थे जिस वजह से बांग्लादेश, वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है और उस समय में जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पे आंदोलन आरंभ हुआ, अलगाववादी आंदोलन आरंभ हुआ और इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने का मांग किया। तो आइए हम बांग्लादेश के निर्माण किस प्रकार से हुआ, बांग्लादेश का, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो बांग्लादेश का निर्माण जो है पूर्वी पाकिस्तान के इस क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान की तुलना में किए जाने वाले और समान व्यवहार एवं यहाँ के लोगों में जन असंतोष की वजह से हुआ। और समान व्यवहार किया जा रहा था इनके साथ में, इधर के पाकिस्तान के लोगों की सरकार के द्वारा इधर के लोगों को जितना फेवर किया जाता था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नहीं किया जाता था। तो असमान व्यवहार एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। साथ ही साथ वहाँ पे जब असमान व्यवहार था और कारण हमने देखा ऊपर, जो ये तीन प्रमुख कारण थे जिस वजह से वहाँ पे आंदोलन आरंभ हुआ था। और आंदोलनकारी ने वहाँ पे जो है दो मांगें रखी थी, एक तो नियोजित प्रतिनिधित्व मिले उनको और जो दूसरी मुख्य जो मांग थी वहाँ पे राजनीतिक सत्ता में समान भागीदारी की मांग रखी गई थी, किनके द्वारा? जो लोग वहाँ पे आंदोलन चला रहे थे उनके द्वारा। इसके बाद का जो घटनाक्रम घटा कि पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ जो है जब जन संघर्ष का नेतृत्व जो है शेख मुजीबुर रहमान ने आरंभ किया और इनके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र का जो है स्वायत्तता का मांग किया गया। ये 1970 की बात है, जब वहाँ पे समस्याओं को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान जो है इस जन संघर्ष का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के जो क्षेत्र है इसके स्वायत्तता की मांग किया और एक अलग देश का मांग किया। 1970 का जो चुनाव था, वहाँ पे जो 1970 में चुनाव हुआ, इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली जो वहाँ पे अवामी लीग थी, उनको पूर्वी पाकिस्तान में जो है सभी सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। और इस चुनाव के बाद स्वायत्तता की मांग और तेज़ हो गई थी, क्योंकि जो शेख मुजीबुर रहमान थे
वो जो जनसंघर्ष चल रहा था उसके समर्थक थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इनके जो आवामी लीग जो इनकी पार्टी थी उसको सभी सीटें वहाँ पे मिल गया था। तो जो श्वेता की मांग थी वो और तेज़ हो गई और इसको देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? जो पश्चिम पाकिस्तान वर्चस्ववादी जो सरकार थी उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और इस समय में किसका सरकार था वहाँ पे? तो जनरल याहिया खान का सरकार था। जनरल याहिया खान जो कि सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण पाया हुआ था और इसने पूर्वी पाकिस्तान के जन आंदोलन को कुचलने के लिए जो है वहाँ पे व्यापक नरसंहार चलाया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के बाद में वहाँ पे व्यापक नरसंहार चलाया गया। इस नरसंहार का ये प्रभाव पड़ा कि इस घटना के बाद से बड़ी संख्या में शरणार्थी के रूप में भारत एवं अन्य देशों में लोगों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ इस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में। इन सभी घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने बंगाल के लोगों को सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया और भारत के इस फैसले की वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है 1971 का वॉर आरंभ हो गया और इसमें पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश के रूप में विश्व पटल पे एक नए देश का उदय हुआ 1971 में। तो इस प्रकार से पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब आइए हम देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र एवं सैन्य शासन को हम समझते हैं। लोकतंत्र एवं सैन्य शासन को अगर हम देखें तो बांग्लादेश में आरंभिक समय में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार ही बना था, लेकिन बाद के वर्षों में बीच में वहाँ पे अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान ने जो पहली बार सरकार बनाया उन्होंने ही आरंभ किया वहाँ पे सैनिक शासन लागू करने का। फिर उसके बाद में शेख जियाउर रहमान आते हैं, फिर उसके बाद में एचएम इरशाद आते हैं। आइए इन सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि क्या क्रम रहा इन चीज़ों में। बांग्लादेश के गठन के पश्चात वहाँ संविधान बना और संविधान में बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। भारत की तरह भारत भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश के भी संविधान के जब निर्माण किया गया तो वहाँ भी पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत नहीं है वहाँ के संविधान में, लेकिन बांग्लादेश ने अपने देश में धर्मनिरपेक्ष को भी शामिल किया था, लोकतांत्रिक को भी शामिल किया था। लेकिन वर्तमान समय में ये चीज़ें फिर से बदल दी गई है। मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय में 2025 में जब शेख हसीना की सरकार ख़त्म हुई और जो मोहम्मद यूनुस का सरकार है, इसने फिर से संविधान में परिवर्तन करके जो धर्मनिरपेक्षता शब्द था उस चीज़ को जो है हटा दिया गया है वर्तमान समय में बांग्लादेश के संविधान से। अब हम देखते हैं कि 1975 में मुजीबुर रहमान द्वारा किया गया संशोधन। आपको याद होना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस समय से लेकर के 1975 तक जो है वहाँ पे सरकारें ठीक ठाक चली, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही वहाँ पे सरकार चल रही थी। आवामी लीग की सरकार चल रही थी, चुनाव के माध्यम से सरकार चल रही थी। लेकिन 1975 में मुजीबुर रहमान के द्वारा वहाँ के संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन मुख्य रूप से दो प्रावधान थे इसमें। संसदीय प्रणाली के स्थान पे अध्यक्षात्मक प्रणाली को लागू किया और आवामी लीग को छोड़ सभी पार्टी को वहाँ पे निलंबित कर दिया गया, यानी कि डेमोक्रेसी को वहाँ पे ख़त्म करने का काम किया गया। सिंगल पार्टी सिस्टम अपना दिया गया। सिंगल पार्टी सिस्टम का परिणाम ये हुआ, अगर देखा जाए तो एक ही पार्टी अगर रूल करेगी, यानी शेख मुजीबुर रहमान खुद को वहाँ पे एक प्रकार से सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत पूर्णकालिक जो है सरकार चलाना चाहते थे, अपने आप को सरकार के ऊपर में कब्जा करना चाहते थे। इसका जो परिणाम हुआ, तनाव एवं संघर्ष की स्थिति जो है बांग्लादेश में पैदा हुआ वहाँ पे। और 1975 के अगस्त में सेना ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया और सेना के हाथों जो है शेख मुजीबुर रहमान का जो है हत्या कर दिया जाता है, जो कि वहाँ के पहले शासक थे शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान के बाद में जो है जो सैनिक ने जो बगावत किया था, जियाउर रहमान का दौर आता है। तख्ता पलट के फलस्वरूप यह बांग्लादेश के प्रथम शासक बनते हैं। कौन? तो जियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रथम शासक बनते हैं जो कि सैन्य शासक थे। और उन्होंने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन किया सरकार बनने के बाद में, तथा इस पार्टी को 1979 में चुनाव में सफलता हासिल हुआ।
और ज़ियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। फिर एक बार जो है ये जो ज़ियाउर रहमान जो कि मुजीबुर रहमान के बाद में आए थे, इनकी भी जो हत्या कर दी गई। और ज़ियाउर रहमान के हत्या के बाद में HM इरशाद जो थे, उनके नेतृत्व में नया एक सैन्य शासन जो है फिर से बांग्लादेश में आरंभ होता है। इनको बांग्लादेश में सत्ता पे काबिज होने के कुछ समय बाद लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। जैसे वर्तमान समय में भी शेख हसीना के सरकार के विरुद्ध जो है वहाँ पे छात्रों ने आंदोलन का जो है लीड किया था, ठीक उसी प्रकार से HM इरशाद के विरुद्ध भी जो है बांग्लादेशी छात्रों ने ही आंदोलन को जो है लीड किया था। और फिर उसके बाद में समाज के अन्य लोग भी जो है उस आंदोलन में शामिल हुए थे। 1990 में इनको राष्ट्रपति पद से जो है हटना पड़ा। इन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को देखते हुए 1990 में उनको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ जाता है HM इरशाद को। और 1991 में चुनाव होता है और एक बार फिर से बहुदलीय आधारित लोकतंत्र की सरकार जो है स्थापित होती है बांग्लादेश में। इसके बाद 1991 के बाद लोकतंत्र का 2 मॉडल जो है वहाँ पे 2 दल वाला मॉडल जो है विकसित होता है। एक पार्टी वहाँ पे उभर करके आती है अवामी लीग, जिसके नेतृत्वकर्ता शेख हसीना जी थी। और जो दूसरी है वो बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी, जिसका नेतृत्व करने वाला बेगम खालिदा जिया थी। तो 2 पार्टी मॉडल 1991 के बाद में वहाँ पे आरंभ होता है HM इरशाद के हटने के बाद से। इसके बाद की बात अगर हम करें, यानी लोकतांत्रिकरण वहाँ पे बहाल हो जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। फिर मैं आता हूँ जो वर्तमान समय के सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। शेख हसीना की सरकार जो है वहाँ पे 2009 से 2024 तक रही और शेख हसीना की सरकार चलती आ रही थी। और 2025 में जो है वर्तमान समय में वहाँ पे छात्र आंदोलन आरंभ हुआ। उसके कई रीज़न थे। शेख हसीना की सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। उसके बाद में इनके ऊपर में आरोप लगाया गया कि इन्होंने सरकार विरुद्ध जो लोग थे अपने विपक्षों का और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, इस तरीके से हमला बोला गया कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकार जो है तानाशाह हो गई है। तो इस प्रकार तमाम तरह के आरोप जो है शेख हसीना के सरकार के ऊपर में लगाया गया। और आंदोलन जब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से वहाँ पे फैल गया, सिचुएशन अकंट्रोल हो गया। और जब शेख हसीना को ऐसे लगा कि उनको मारा जा सकता है, तो शेख हसीना भारत में आकर के शरण ले लेती है। इस छात्र आंदोलन के बाद में जन आंदोलन आरंभ हो जाता है और शेख हसीना भारत आ जाती है। और भारत आने के बाद में जो है मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ के सरकार के मुखिया बन जाते हैं। छात्रों ने मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया और मोहम्मद यूनुस सरकार चलाना आरंभ करते हैं। और इसके बाद में वर्तमान समय में ये आज का ही दिन है, ये आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है कि वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था, इसने शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है भारत के सहायता से। और उसके बाद में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बहाल होता है। फिर बाद में वहाँ पे 3 बार जो है सैनिक तख्तापलट होता है। और बाद के वर्षों में जाकर के फिर से लोकतंत्र बहाल होता है। और वर्तमान समय में भी हमने देखा कि 2025 की स्थिति क्या रही। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक अलग साउथ एशिया के देश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अन्य लोगों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।